टॉपिक है ई वे बिल। ई वे बिल प्रोविजंस रिगार्डिंग ई वे बिल। ई वे बिल के रिगार्डिंग सेक्शन 68 और रूल सेक्शन 68 एंड रूल 138 के आसपास है ये सारा। सेक्शन 68 क्या कहता है, नोट्स के अकॉर्डिंग और बुकलेट के अकॉर्डिंग कई चीजें लिखते चलेंगे। क्या ये कहता है, रिक्वायरमेंट ऑफ ई वे बिल। ई वे बिल का रूल कब आया, 2018 में आ गया था ये रूल। और उसमें ये था, जब ये रूल आया था ना, तब ये था कि इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, $50,000 से ज्यादा हो, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स 50,000 से ज्यादा हो, तो आपको क्या जनरेट करना पड़ेगा, ई वे बिल रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड इन एडवांस। इसको बनाना पड़ेगा। ये किस साइट पे बनेगा, इसका पोर्टल अलग है, www.eWaybill.gst.in। क्या ई वे बिल का आपको क्या है, पोर्टल अलग दिया गया है। जैसे ई इनवॉइस का पोर्टल अलग है ना, ई इनवॉइस 1 gst.gov.in, ई इनवॉइस 2 gst.gov.in, ऐसे ही ई वे बिल का पोर्टल अलग है। क्योंकि ना जीएसटीएन पे ज़्यादा बर्डन देना ठीक नहीं है, अलग काम के लिए अलग पोर्टल बना लिया। हालांकि ये पोर्टल इंटरेक्शन किससे करता है, जीएसटी नेटवर्क से। ये देखता है कि बंदा कौन है, ये डाटा कहाँ से ले लेता है, जीएसटी नेटवर्क से। मान लो एक बंदा ई वे बिल जनरेट करने जा रहा है, तो ये रजिस्टर्ड पर्सन है भी कि नहीं, ये डाटा इंटरेक्ट किससे करता है, ये जीएसटी जो ई वे बिल का जो पोर्टल है, ये किससे वो करता है, जीएसटी नेटवर्क से डाटा लेता है कि कौन रजिस्टर्ड है भी कि रजिस्टर्ड नहीं, वहां से डाटा लेता है। तो क्या कहा गया कि जब 2018 में आया कि अगर इंटर स्टेट सप्लाई गुड्स की करोगे 50 से ज़्यादा, और डिलीवरी किस में हो रही है, डिलीवरी बाय ट्रक, यानी व्हीकल हो गया, ट्रेन, एयरप्लेन या वेसल। ऐसा है रेलवे वगैरह में तो पता क्या है, ये कहता है जी एडवांस ई वे बिल जनरेट करके व्हीकल के साथ लगाना जरूरी नहीं है। इसमें तो क्या होता है भी, रेलवे माल नहीं छोड़ेगा, रेलवे या एयरलाइन वाले, रेलवे या एयरलाइंस कंपनी विल नॉट डिलीवर रेलवे एयरलाइन कंपनी जो है विल नॉट डिलीवर गुड्स टू रेसिपिएंट टिल इट डिडंट प्रोवाइड ई वे बिल। ई वे बिल जब तक वो प्रोवाइड नहीं करेगा, रेलवे या एयरलाइंस उसको माल नहीं देगा। यानी इसमें ट्रेन के साथ, ट्रेन की अकेले की है क्या उसके साथ ई वे बिल चिपकाएं ना, ई वे बिल की जरूरत नहीं है। माल पहुंच जाएगा, रेलवे कहेगा ई वे बिल दिखाओ, माल ले लो। यानी जनरेट करना पड़ेगा, शुरू में नहीं। लेकिन ट्रकों में देखो, ज़्यादातर ये रूल ना ट्रकों के हैं ज़्यादातर, सही बताऊं तो, क्योंकि ट्रकों में चोरी चारी का माल जाता है। चलो ट्रक के ऊपर माल का ई वे बिल लगा हो, ट्रक में माल जाता है बाय रोड, जब बाय रोड माल जाएगा, ट्रक ट्रांसपोर्टर का भी रोल होता है ई वे बिल बनाने में। ई वे बिल चिपकाया जाएगा ट्रक के साथ, यानी ट्रक के ऊपर लगा हो ई वे बिल, ताकि रास्ते के अंदर कोई ऑफिसर चेक करना चाहे कौन सा माल कौन भेज रहा है, कौन से ट्रक में है, वो सारा डिटेल एडवांस में डिपार्टमेंट को पता हो। ये तो बना भी, यहाँ सिरसा से माल जा रहा है जयपुर,
सरकार चाहती है कि ट्रकों में भर भर के जा रहा है, हमें पहले पता हो कि माल जा रहा है। पता क्या है, अब ले गए, किसी ने रोका तो बिल काट दिया, नहीं रोका तो बिना बिल पहुंच गया, ये तो चोरी हो जाएगी। इसलिए वो कहते हैं पहले माल तब जाएगा, पहले ट्रकों में क्या लगाओ, ई वे बिल। और ये जनरेट कहाँ करना पड़ेगा आपको, पहले एडवांस में। किस पोर्टल पे जनरेट होगा, ई वे बिल .gst.gov.in पे जनरेट होगा। ई वे बिल जनरेट होगा इस पे, ई वे बिल .gst.gov.in, ई वे बिल जनरेट होगा इस पोर्टल पे। क्लियर। तो ई वे बिल जनरेट करना है तो ये पोर्टल है जिस पे ई वे बिल जनरेट होगा। और ये कह रहा है ट्रेन बस में जाएगा माल, सॉरी बस में तो क्या सामान जाएगा, ट्रेन में, और व्हीकल पे जाएगा। लेकिन अगर कोई आदमी हाथ में लेके जा रहा है या साइकिल पे लेके जा रहा है या घोड़ा गाड़ी पे लेके जा रहा है तो ई वे बिल जनरेट कहाँ, किस पे चिपकाओगे, घोड़े पे, या उसके गले में पट्टा बांध ई वे बिल का, नहीं जरूरत। ये मोटर पे जाएगा तो है। ई वे बिल की रिक्वायरमेंट कब है, जब मोटरिस्ट यानी मोटर पे जाए, मोटरिस्ट लेके जाए, यानी कि ट्रक हो गया, कोई टेम्पू हो गया, लगा लो टेम्पू ट्रक वगैरह वो, क्योंकि ना इसमें ना ट्रक का नंबर भी जाता है। ठेला गाड़ी पे तो नंबर है ही नहीं ना उसका कोई। हाथ मैन पुल्ड रिक्शा पे जा रहा है, 50,000 का माल कितना होता है, 2 बड़े बड़े कार्टून है, लाख रुपए का माल है, तो ई वे बिल की जरूरत नहीं है। वैसे 50 किलोमीटर की रेंज में जाए तो ई वे बिल की जरूरत नहीं होती। कहाँ जा रहा है, आसपास ही 50 किलोमीटर के रेडियस में अक्सर ई वे बिल की जरूरत नहीं। और ई वे बिल की तब भी जरूरत नहीं जब तोलने के लिए जा रहा है माल, समझ गए, तुलाई करके आ जाएगा, आसपास जाना चाहिए तोलने के लिए 20 किलोमीटर की रेंज में। देखो ट्रकों में ना माल, सुनो, ट्रकों में माल कैसे लोड होके तुलता कैसे, कितना माल है, मान लो मैंने रेत खरीदना है, रेत कितना क्वांटिटी है, कैसे पता लगेगा, आप बताओ। रेत या बजरी खरीदते हैं तो क्या वहाँ तोलने वाली उनसे तोल लेंगे, टाइम बड़ा लग जाएगा उनसे तोल लेंगे। तो ये लिखा नहीं होता धर्म कांटा लगा, लिखा होता है ना जगह जगह। ये क्या होता है, वो ज़मीन पे बना होता है, वो उस पर जाके ट्रक खड़ा कर देते हैं, मशीन होती है वो, देखो होगा लोहे का फ्लोर होता है, उसके ऊपर जाके ट्रक खड़ा कर दिया जाता है, पर्ची निकल जाती है कि ट्रक में कितना वजन है टोटल, रेत प्लस ट्रक। बाद में ट्रक खाली कर दिया जाएगा, ट्रक खाली को तोल लिया जाएगा, दोनों के डिफरेंस से टोटल वेट बन जाएगा। ये है, इस तरह से माल खरीदा बेचा जाता है। तुलाई ऐसे होती है क्योंकि टनों के टन तोला जाता है माल, ऐसे तोला वैसे तो जा ही नहीं सकता, ये तरीका है। और बाकायदा स्टैंप लगा के पर्ची मिलती है धर्मकांडा, वो जो वेइंग मशीन लगी है जहाँ, ऐसे। तो तुलने के लिए जा रहा है, तुल के वापस आ गया आसपास। तोलने के लिए कितनी दूर जाओगे, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर आसपास जाओ राजू, तोल के माल, बस उसमें क्या है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तोल के माल वापस आ जाए। ठीक है, ये चीज़ है। तो चलो, तो यही कह रहा है कि वेटमेंट का मतलब यही है। ठीक है, तोलने के लिए जा रहा है, कोई ई वे बिल की जरूरत नहीं। 50 किलोमीटर के रेडियस में जा रहा है, क्या पास में ही जा रहा है, अभी चलेगा, पता लगे आधे घंटे पौने घंटे में पहुंच गया, कोई ज़रूरत नहीं ई वे बिल, कन्वेंस की डिटेल देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि माल आसपास जा रहा है। और ई वे बिल एक चाहिए, अगर माल सिरसा से जा रहा है गोवा, सिरसा से गोवा कई स्टेट से होके निकलेगा, तो क्या ई वे बिल अलग अलग नहीं, एक ई वे बिल चाहिए होगा बस। रास्ते में कोई ऑफिसर देखे दिखा दो, वैसे रूल है रास्ते में इंटरसेप्ट करना, यानी रोक के ऑफिसर क्या कर सकता है, चेकिंग, इंटरसेप्शन ऑफ व्हीकल, इंटरसेप्शन ऑफ व्हीकल, इंटरसेप्शन ऑफ व्हीकल। व्हीकल आपस में क्या है, नहीं, व्हीकल को ऑफिसर को कभी आमना सामना जो तो रोका जा सकता है। इंटरसेप्शन मीन्स वेरिफिकेशन करता है वो व्हीकल की, रोक के ना ऑफिसर, जीएसटी ऑफिसर, वेरिफिकेशन बाय जीएसटी ऑफिसर। रोक के ऑफिसर क्या कर सकता है, रोक लेगा, ई वे बिल पे क्या डिटेल है, क्या माल वही लदा है ना, पता लगे माल अंदर और लदा है, ई वे बिल पे जो डिटेल क्वांटिटी की लिखी है वो और है, तो वो माल जब्त कर लेगा। ऐसा ना हो ट्रक का नंबर ई वे बिल पे और ट्रक किसी और में जा रहा हो, वो ऑफिसर कहते हैं ये क्या, ट्रक का नंबर तो ई वे बिल पे और है और ये ट्रक और, क्या भाई साहब वो ट्रक खराब हो गया था, तो भाई बताना चाहिए, दोबारा अपडेट होता है ई वे बिल।
अगर ट्रक खराब हो जाए, माल उतार के दूसरे ट्रक पे चढ़ाया जाए ना, तो साइट पे जाके ई वे बिल की साइट पे क्या किया जाता है, व्हीकल की डिटेल अपडेट करनी पड़ती है। ये फंस जाओगे तुम, ऐसा उतार लिया तो दूसरा ट्रक का नंबर डालो, अपडेट करो कि हम ट्रक बदल रहे हैं, ऐसे। और ई वे बिल का टाइम होता है, जैसे नॉर्मल व्हीकल में 200 किलोमीटर के लिए एक दिन दिया जाता है, 200 किलोमीटर के लिए एक दिन, अगले 201 से लेके 400 किलोमीटर तक कितने दिन, 2 दिन, ऐसे 401 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक 3 दिन। क्लियर? हर 200 किलोमीटर पे क्या, एक, अगले 200 पे 2, अगले 200 पे 3 दिन। और ये ई वे बिल पहले जनरेट करके ना रख लेना, आराम से हफ्ता पहले जनरेट करके रख लो, आराम से भी ई वे बिल इनवैलिड हो जाता है। ई वे बिल की वैलिडिटी होती है, आम ट्रक अपने एरिया में जो चलते हैं 200 किलोमीटर के लिए एक दिन मिलता है। मान लो यहाँ से आपने 700 किलोमीटर दूर जाना है व्हीकल को, कितने दिन वैलिड होगा ई वे बिल जनरेट करने के, 4 दिन। 4 दिन में ट्रक पहुँच जाना चाहिए, पहले पहुँचेगा। वैसे 200 क्या दिन में ट्रक 400 चलते हैं आराम से, पर चलो धीरे भी चलेगा, रुक रुक के चलेगा। 200 किलोमीटर के लिए एक दिन। और पहला दिन कब गिना जाएगा, जिस दिन ई वे बिल जनरेट होगा उसके अगले दिन रात 12 बजे। जैसे मान लो आपने ई वे बिल जनरेट किया, ई वे बिल जनरेटेड ऑन 4 PM ऑन 10th जनवरी, 10 जनवरी को शाम 4 बजे ई वे बिल जनरेट किया, आज का दिन फ्री में ले लो रात 12 बजे तक का, मत गिनो। हम गिनेंगे 11 तारीख, 11 जनवरी रात 12 PM। रात समझ गए कौन सी है ये, 12, 11 और 12 वाली, यानी 11 के रात। यानी कितना टाइम मिल गया आपको पहले बिल में, आपको 24 घंटे प्लस 8 घंटे एक्स्ट्रा मिल गए। अगर ये आपने 2 बजे लिखा तो आपको 10 घंटे तो इस दिन के मिल गए रात 12 बजे तक फ्री में। 10 जनवरी तक के रात 12 बजे तक के 10 घंटे मत गिनो, अगले दिन के रात 12 को पहला दिन गिना जाएगा। ये एक दिन हुआ है बस, यानी जिस दिन, हाँ ये, हाँ एम होता है क्या, एम होता है, हाँ या दोपहर वाला होता है एम होता है बस, सर ये एम है 12 AM, रात के 12 बजे। अपन तो मिडनाइट 12 कह देते हैं, मिडनाइट 12, ठीक है। तो रात 12 बजे, यानी 11 और 12 की रात वाला 12 बजे, वो एक दिन होगा, सही है। तो ये गलती हो जाती है दिन गिनने में, यानी जिस दिन ई वे बिल कटा, चे सवेरे कट गया, लो सवेरे 11 AM, तो भी ये तारीख नहीं गिननी 10, छोड़ो, ऐश करो, फ्री है इसमें, ऐश तो क्या है खैर, पर वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल की क्या है, रूल है। और पंगा पता क्या है, मान लो आपने जाना है, मान लेके माउंट आबू, माउंट आबू जाना है। मान लो माउंट आबू है 700 किलोमीटर, सिरसा से माउंट आबू दूर दूर है, राजस्थान में बड़ी दूर दूर है माउंट आबू। फिर उधर से उदयपुर 300 किलोमीटर, वहाँ से 400 किलोमीटर जैसलमेर। बंदा सोचे ना घूमने जाना है तो पूरा 15 दिन ही सोचने पड़ेंगे, क्योंकि 2-2 दिन जाने, 1.5 दिन, क्योंकि 400 किलोमीटर जाना आसान थोड़ी है। स्टेट ही बहुत बड़ी है, अपनी स्टेट छोटी है, पूरे स्टेट में कहीं भी जाके सुबह शाम को आ सकते हो, क्योंकि अपने तो दूर ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, फरीदाबाद वगैरह वही हैं दूर। और तो क्या हमारे रहना में कहीं भी जाए, सोनीपत जाए, शाम को आ जाओगे। छोटी स्टेट में फ़ायदा रहता है, कोई ऑफिशियल काम जाना है, राजस्थान में ऑफिशियल काम करना है, कहाँ ये खड़ा नोहर भादरा से ले गए, कहाँ वो अपना जोधपुर, जैसलमेर, दूर दूर है काफ़ी। अभी थोड़े दिन पहले सोच रहे थे फैमिली के साथ जैसलमेर जाएंगे, पर डिस्टेंस देखते हैं, फिर मूड बदल जाता है कि फैमिली के साथ जाओगे कैसे, स्टे करना पड़ेगा एक दिन। बीकानेर 8 घंटे का ट्रैवल बाय कार, 8 घंटे रुक के बीकानेर रुको, फिर 6-7 घंटे 8 घंटे का आगे, यानी 16 घंटे ट्रैवल फैमिली के साथ एक दिन में तो हो नहीं सकता। जेंट्स वगैरह और है अभी रात को ट्रैवल करते रहे। तो जैसे राजस्थान बहुत बड़ी स्टेट है, मान लो 700 किलोमीटर जाना है, 700 किलोमीटर के लिए कितने दिन मिल गए आपको, 700 किलोमीटर के लिए कितने दिन मिल गए, 4। अगर 4 दिन खत्म हो गए, ट्रक नहीं पहुंचा,
होता है कई बार। क्या होता है, कई बार ड्राइवर थोड़ा रेस्ट करने लग गया, बीमार हो गया, रास्ते में पंक्चर हो गया। आपको 4 दिन का टाइम है, 4 दिन खत्म हो रहे हैं, तो खत्म होने से 8 घंटे पहले, विद इन 8 आवर बिफोर और विद इन 8 आवर आफ्टर, एक्सपायर होने के भी 8 घंटे में आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो कि हमारी ई वे बिल की वैलिडिटी को क्या कर दिया जाए, एक्सटेंड। कमिश्नर को पावर एक्सटेंड कर सकता है। वैसे एक्सटेंशन की वजह ज़्यादातर क्या होती है, एक्सीडेंट, मौसम ख़राब होना, जैसे है आजकल मौसम ख़राब होना, उसमें स्पीड नहीं बनती ना व्हीकल की, सड़कों पे स्लिप हो जाने का डर भी रहता है। मौसम ख़राब, एक्सीडेंट, नेचुरल कलामिटी, फ्लड आ गया, तूफान आ गया, ऐसी चीज़ों से क्या होता है, ई वे बिल क्या है, एक्सटेंड कर सकते हैं। नॉर्मली अप्लाई करना होगा, नहीं किया अप्लाई, एक्सपायरी होने के 8 घंटे में कर दो, क्योंकि अगर एक्सपायरी होने के बाद भी आप उठाए फिर वो माल तो एक्शन हो सकता है कल को। ई वे बिल तो वैलिड ही नहीं रहा। समझा ई वे बिल क्यों बना, इतना तो आप समझ गए क्यों बना, ताकि चोरी ना हो टैक्स की। ट्रकों में माल चला रहे हो तो सरकार को पता होगा, तो आपको पता है रोक ना लें, सरकार के पास मेरे ट्रक की खबर है, आपको डर तो रहेगा ना, मैंने पूरी डिटेल दे रखी है, कहीं ऑफिसर आके रोक ले ट्रक को रास्ते में। अब तो थोड़े दिन रह गए, बस रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेस डिवाइसेस आ जाएंगे, RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइस आ जाएंगे, ट्रक पे ये लगा दिया जाएगा। बिल्कुल वैसे है ये जैसे फास्ट टैग नहीं लगता, फास्ट टैग से वो स्कैनर स्कैन कर लेता है, बहुत बढ़िया चीज़ है। वैसे इससे फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, फास्ट टैग से हमारा तो फ़ायदा हुआ, देखो आम आदमी को तो फ़ायदा हुआ है। क्या फ़ायदा हुआ, टाइम बच गया, पैसे खुलने का चक्कर नहीं, और वो भी फ़ायदा, गए 24 घंटे में वापस आके वो ऑटोमेटिक कम कर लेता है पैसे। आने जाने के मान लो 50 रुपये, एक तरफ के 40 रुपये या एक तरफ के 35, वैसे तो अपने को सोचना पड़ता था भी इकट्ठी लूँ कि ना लूँ, अब आने जाने के ऑटोमेटिक, पहले वो 50 काट लेगा, अगली बार 20 रुपये काटेगा, और मान लो आने जाने के 70 हैं, तो ऐसे बड़ा बढ़िया सिस्टम। अब हम बैंक ऑडिट पे गए, बैंक ऑडिट का सारा खर्चा बैंक देता है हमें, जितने टोल भरे वो भी, कई जगह टोल 150, 200 भी होता है, हम गाड़ी जहाँ जहाँ से जा रही है सारे टोल बैंक देता है। पहले पता क्या था, हम टोल की स्लिप संभाल के रखते थे, बिल के साथ लगाते, कौन संभाले, गुम होने का डर वो। अब बढ़िया है, अब कोई स्लिप है ही नहीं, वो ई वे बिल कह रहा हूँ, फास्ट टैग जो लगा है उससे वो सारा स्कैन हो रहा है, पेटीएम से लिंक है या किसी बैंक से लिंक है, उससे स्टेटमेंट बन के ही आ जाती है पूरी। स्टेटमेंट निकाल लो पूरी इस दिन की, किसकी, टोल वाली, वो निकल गई प्रिंट आउट, हमने साथ में लगा दी, अटैच कर दी बिल के। बहुत बढ़िया लगा मुझे, बिल नहीं संभालने पड़े वो टोल वाले, बढ़िया चीज़ है। ऐसी ना ट्रकों पे जैसे वो नहीं लगा होता, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी टैक्सी तो होती है, ये ओला उबर की टैक्सी क्या होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी वाली होती है, इसको ट्रेस किया जा सकता है। मान लो कंट्रोल रूम में कंप्लेंट पहुंची कि ये टैक्सी वाला बच्चा लेके भाग गया है, वो लेडी वाजियाँ लगाती रहेगी, लेडी को तो उतार दिया, बच्चा नहीं उतारा उसने, टैक्सी वाला भाग गया है। अब क्या है, वो लेडी ना बुकिंग तो की थी उसने टैक्सी की, ओला उबर, वो बुकिंग बताएगी पुलिस को, तो पुलिस उस टैक्सी को ट्रेस कर सकती है, वो गाड़ियाँ ट्रेस हो जाती हैं ओला उबर वाली के कान आज मौके पे कब है, कहाँ है। ऐसी जैसे उनके मीटर चलते हैं ऑटोमेटिकली, उसमें डाल देते हैं ना, मीटर लगा होता है वो बिल वाला, उस पर लोकेशन डाल दो, बस वो मीटर चलता रहेगा, उस लोकेशन पे बिल बन जाएगा। वैसा ही कुछ रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइस लगने वाले हैं, अभी नहीं लगे, पर आने वाले में टाइम में देखोगे ट्रकों पे। अब दिक्कत पता है क्या है, अब आप ये रूल बनाते रहोगे, ट्रक वालों को कह दोगे RFID लगा लो, कहाँ लगा लेंगे बेचारे ट्रकों वाले। फास्ट टैग तो आज तक भी आधे लगा नहीं पाए, क्योंकि दिक्कत पता है क्या है, फास्ट टैग की, उनके पास पेटीएम ही नहीं होता, उनको ऑनलाइन काम ही नहीं करना आता, इंटरनेट बैंकिंग है ही नहीं। अब पता है क्या किया ट्रक वालों ने, अपने बच्चों के दे दिए पेटीएम। जैसे ट्रक ड्राइवर है, उसके बेचारे के नेट ही नहीं है, फ़ोन पे देखना ही नहीं आता, उसके बाद क्या करे, फिर वो क्या करते हैं, वो करके ना अपना फास्ट टैग लगवा के बैंक अकाउंट या वो अपना पेटीएम किसका देते हैं, फैमिली मेम्बर का, उससे पैसे कटते रहते हैं ऐसा। अब आप RFID और कह दोगे ट्रक वाले को लगवाएगा, क्या करे, नहीं तो माल ही नहीं लोड होगा। ये आने वाले टाइम में पक्का लगने वाले हैं, एक छोटा सा डिवाइस लग जाएगा, उस डिवाइस पे आपको डालना पड़ेगा मैप, भाई ये कहाँ जाना है, डिपार्टमेंट से इंटरेक्ट करके डिपार्टमेंट उस RFID से ट्रेस कर लेगा, जैसे वो टैक्सी को ट्रेस करते हैं ट्रक कहाँ है। दूसरा, हर जगह ये टोल वाले जो लगे हैं टोल प्लाजा, उस पर स्कैनर लगा होगा, वो भी देखता रहेगा ट्रक सही साइड में जा रहा है कि नहीं। सरकार के रिकॉर्ड में तो आप ई वे बिल डालोगे और उस पर लोड कर दोगे मैप, यानी आपके ट्रक का गलत जगह जाना पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा।
आने वाले टाइम में सिस्टम बड़े स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। वैसे ओवर डायमेंशनल कार्गो होते हैं ना, जो बड़े बड़े ट्रक जो जैसे ओवरलोड होते हैं ऊपर बड़े, उनमें तो 20 किलोमीटर पर डे की स्पीड अलाउड है। आम ट्रक नहीं, जैसे ना सरकार ऑयल के टैंक लेके जा रही है, बड़े ओवर डायमेंशनल कार्गो, ओवर डायमेंशनल कार्गो, उसमें एक दिन के लिए 20 किलोमीटर हैं, 200 नहीं, क्योंकि वो बड़े ही धीरे धीरे चलते हैं, रात को चलते हैं। सुना है पीछे से ये गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी है रामा मंडी में, इधर पंजाब में, ऑयल, उसका टैंक आया था। वो टैंक ना 32 टायर वाले ट्रक में था, वो ऑयल का टैंक। और वो क्या है, उसमें जो बंदे थे ना टैंक के साथ, खाना भी वही बनाते थे रोक के ट्रक। वो बड़ा ज़बरदस्त टैंक था, बहुत बड़ा। और कई जगह तो बीच में डिवाइडर तोड़ना पड़ा उसको टपाने के लिए। गग्गर नहर का फ्लाईओवर जो था, वो ओवरब्रिज काफ़ी नहीं था उसको जाने के लिए, टेम्परेरी बनाया गया गग्गर के ऊपर एक, उसको निकालने के लिए। मतलब बड़े दिन लगे। हरियाणा सरकार को कितने 100 करोड़ रुपए दिए थे उन्होंने, भारत सरकार ने, क्योंकि हरियाणा के अंदर जगह जगह तोड़ दिया था ना उन्होंने, डिवाइडर तोड़ दिए, तारें काट दी, फिर जाके निकला था वो, मुझे याद है। बहुत टाइम कंज्यूमिंग था वो, कई जगह तोड़ तोड़ के रास्ता लेके गए थे। अब करें भी क्या, लेके भी जाना पड़ेगा। चलो, उसमें 20 दिन का टाइम होता है। अब सुनो, जब ये ई वे बिल का कंसेप्ट आया तब तो क्या था, इंटर स्टेट में था, लेकिन धीरे धीरे अब लगभग पूरे इंडिया में लोकल स्टेट की सप्लाई पे भी रूल आ गया है। पर स्टेट के अमाउंट के रूल अलग अलग हैं। हरियाणा की बात करूं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट CGST का रूल है। 50,000 से ज़्यादा ट्रक में हरियाणा में भी माल इधर से उधर जाएगा तो ई वे बिल जनरेट करना जरूरी है। पंजाब में लाख रुपए, दिल्ली में लाख रुपए, यानी अमाउंट का फ़र्क है। लेकिन ई वे बिल का रूल अब इंटर स्टेट सप्लाई नहीं बल्कि इंट्रा स्टेट सप्लाई में भी आ गया है। नोट्स में क्या लिखा है देखो, इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स में प्रोविजन विल अप्लाई इन स्टेजेस, प्रोविजन विल अप्लाई इन स्टेजेस। ये प्रोविजन कैसे अप्लाई होगा, स्टेज बाय स्टेज होगा। मतलब इसने कहा भी धीरे धीरे, लेकिन आज की डेट में ये पूरे इंडिया में लग गया है। आप ना इसी के ऊपर जो सिनॉप्सिस है ना लिखा हुआ, वहाँ खाली जगह है, 2 लाइनें लिखनी है आपने, एरो लगा के ले जाओ, वहाँ एरो लगा के ना, ये फर्स्ट हेडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ ई वे बिल वाला टॉपिक है, इसके रिगार्डिंग ही 2 लाइनें लिखनी है। लिखो, पेज पे ऊपर नहीं लिखनी, ऊपर और कुछ लिखेंगे, यहाँ लिखो बीच में स्पेस जो है। Nowadays e-way bill is required. Nowadays e-way bill is required even in case of intrastate supply. Nowadays e-way bill is required in case of intrastate supply. Nowadays e-way bill is required in case of intrastate supply of goods, intrastate supply of goods on vehicles, intrastate supply of goods on vehicles according to amount of goods, according to amount of goods transported, according to amount of goods transported, such as इन हरियाणा ग्रेटर देन 50,000 कॉमा लगा लो, इन पंजाब ग्रेटर देन 1 लाख कॉमा लगा लो, इस तरह। यानी पंजाब में क्या रूल है, 1 लाख से ज़्यादा का माल इंट्रा स्टेट जाएगा, लोकल स्टेट में तो ई वे बिल। इंटर स्टेट का तो CGST का रूल है ना, वो तो सभी सरकारों को मानना है। एक स्टेट से दूसरी स्टेट 50,000 का माल जाएगा तो क्या है, ई वे बिल जनरेट करना जरूरी है। क्लियर। लेकिन इंट्रा स्टेट में भी है जरूरी, अलग अलग अमाउंट है। दिल्ली वाले कहते हैं लाख से ऊपर जाएगा, दिल्ली के अंदर ही। करोल बाग से माल जा रहा है लक्ष्मी नगर, 2 लाख रुपए का ट्रक में, ई वे बिल लगाना पड़ेगा, हाँ लगाना पड़ेगा। पटियाला से माल जा रहा है, मान लो पटियाला से फिरोजपुर, मान लो वो माल है 1.5 लाख का, ई वे बिल लगेगा, लगेगा। अब स्टेट ने लोकल में भी बना दिया, फायदा है ना, सरकारों को फायदा है, ताकि माल को धोखे से ना ले जाया जा सके, माल ट्रेस हो जाए। बंदा एडवांस में इंफॉर्मेशन देगा तो डरेगा भी। सुनो, एक बच्चा है थोड़ा शरारती, बिगड़ा हुआ है, लेकिन उससे घर वालों ने कहा हुआ है बता के जाना है, 17 साल का है, उम्र होती बिगड़ने की 17-18 की। मान लो वो बच्चा है, वो घर बता के जाता है,
पापा आज मैं मूवी देखने जा रहा हूँ। पापा कहते बेटा जा, बता के जा रहा है ना, कम चांस है गड़बड़ करने के। क्यों बता के जा रहा है? उसे पता भी पापा को पता है मूवी देखने आए, कहीं पीछे से रेड मार दें कि मूवी देखने की नहीं। तो पता है वो बिगड़ा हुआ है, वो नशे नुशे करता है, ड्रिंक करता है दोस्तों के साथ। वो ये डर है पेरेंट्स को, वो कहता है पता नहीं बोतल खोल के बैठे हो कहीं। तो उनको बता के गए ना मूवी देखने जा रहा हूँ, तो उस पर साइकोलॉजिकल रहता है कि भैया पेरेंट्स को पता है मूवी देखने जा रहा हूँ, कहीं मूवी देखने आ ही ना जाए वो भी। तो थोड़ा साइकोलॉजिकल होता है ना, बताया हो तो डर बना रहता है। ई वे बिल में गड़बड़ी का डर बना रहता है। चलो नेक्स्ट, ई वे बिल इज मैंडेटरी कब जरूरत है? जब 50,000 से ज्यादा का माल एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाएगा तो ई वे बिल जरूरी है। हाँ 50 से कम पे भी जनरेट करो तो आपकी चॉइस, बाय लॉ 50 से ऊपर। विद इन स्टेट कोई भी स्टेट 50 से कम ई वे बिल नहीं कहती। क्या 10-20 हजार के माल के लिए ई वे बिल कहना है? आप ना इसके आगे लिखना, ये जो इसी के अंदर ही लिख लो, इस सेकंड पॉइंट के अंदर ही, एक्सपोर्ट सप्लाईज आर नॉट कंसिडर्ड, या एग्जम्प्ट सप्लाई, export/exempt supplies. Exempt supplies are not considered for the calculation of value ₹50,000. Exempt supplies/export supplies are not considered for the calculation of value of ₹50,000. Exempt/export supplies are not considered for the calculation of वैल्यू ऑफ ₹50,000। मतलब अगर मेरे ट्रक के अंदर राम कुमार का माल जा रहा है, उसमें दूध भी जा रहा है जो कि एग्जम्प्ट है, प्लस टैक्सेबल माल भी जा रहा है। 40 का जा रहा है कौन सा माल? टैक्सेबल वाला। 20 का जा रहा है कौन सा माल? एग्जम्प्ट वाला। तो क्या ई वे बिल की जरूरत है? नहीं। और एक बात बता दूं, आगे लिखा मिलेगा, ई वे बिल में वैल्यू 50 का मतलब इंक्लूडिंग जीएसटी है। वैसे तो पूरे जीएसटी में टर्नओवर का मीनिंग बताते वक्त मैंने हमेशा 2.6 में बार बार एग्रीगेट टर्नओवर बताया, वहां पे स्पेशल मीनिंग था कि जीएसटी विल नॉट बी द पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। जीएसटी नॉट द पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। यही होता है ना, यही पढ़ते थे अपन। लेकिन आप याद रखो कि अगर इस 50,000 की वैल्यू, सुनो, एक बंदा कहता है जी मेरे ट्रक में 45,000 रुपये का माल जा रहा है, वैसे वो माल 12% वाला है, टैक्स वाला, वो बिना जोड़े 45,000, ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। यस, 45,000 का 12% करना शायद 5400 हो जाएंगे ना। 45,000 का 12% करो, 45,000 का 12% 5400 कितना हो गया? 50,400। तो 50 से ज़्यादा है तो आपको क्या जनरेट करना पड़ेगा? ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। सही है, ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ई वे बिल इज मैंडेटरी कब? जब 50,000 से ज्यादा का माल जा रहा है। लेकिन नीचे थर्ड पॉइंट में देखो क्या कह रहा है, कहता है ई वे बिल की तब भी जरूरत है अगर 50 से कम का जा रहा है। 1 रुपए का माल भी ट्रक में जा रहा है तो भी ई वे बिल की जरूरत है। कब? पढ़ो फर्स्ट पॉइंट, सेंडिंग मटेरियल बाय प्रिंसिपल इंटरस्टेट फॉर जॉब वर्क। अब यहां पे वर्ड इंटरस्टेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लोकल में नहीं है। इंटरस्टेट माल जा रहा है, प्रिंसिपल से किसको जा रहा है? जो वर्कर को काम करने जा रहा है। सुनो, आपको कि सर ये तो शायद सप्लाई ना मानी जाए। आपा क्या कह रहे हैं, सप्लाई मानी जाए चाहे नहीं, 50,000 से कम का माल है चाहे ज़्यादा, परवाह नहीं, ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। सुनो, एक आदमी बठिंडा में है, बठिंडा से वो हनुमानगढ़ कोई सामान भेजता है, उस पर डिज़ाइन बनाने के लिए, कपड़े हैं, डिज़ाइन बनाने के लिए हनुमानगढ़ भेजता है कि तुम कपड़ों पे डिज़ाइन बना के वापस दे दो, या दुपट्टे भेजता है उस पर रंग करके कलर करके वापस दे दो जो वर्क के लिए। तो उसे क्या जनरेट करना पड़ेगा माल भेजते वक्त? ई वे बिल, ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। सही है ना। हैंडीक्राफ्ट गुड्स, वैसे आपको याद होगा हैंडीक्राफ्ट गुड्स अगर दूसरी स्टेट में जा रहा है ना लिमिट के अंदर, लगभग 20 लाख के अंदर, तो उस पर जीएसटी नहीं लगते थे, आप कहते थे छोड़ो। लेकिन मैं तो ये कह ही नहीं रहा सप्लाई मानना जाए कि नहीं, मैं तो क्या कह रहा हूँ उस पर ई वे बिल लगाना जरूरी है। ये तो नॉलेज के लिए उसने बता दिया भी जीएसटी नहीं लगेगा, मैं उसमें जा ही नहीं रहा सप्लाई है कि नहीं। एक स्टूडेंट कह रहा है सर जो वर्कर को माल जाना तो सप्लाई नहीं होता, हम पढ़ते हैं,
हो ना हो, अपा नहीं तो के अपा कोई ये थोड़ी कह रहे हैं टैक्स भर दो, हम तो कह रहे हैं ई वे बिल लगा दो ताकि सरकार की नॉलेज में मामला हो। होता पता क्या है, लोग एजेंट को माल भेजते हैं दुपट्टे रंगने के लिए या एम्ब्रॉयडरी करने के लिए, ले भाई ट्रक में लोड करके भेज दिया, वहाँ से आते ही नहीं, वहीं रह जाते, यानी सेल ही होती है वो, किसी ने देखा नहीं, टैक्स का बिल काटा नहीं क्योंकि सेल है नहीं। ट्रक रोकेगा तो कह देंगे सर ये कौन सा सेल है, भैया क्या पता सेल हो, तू तो कह रहा सेल नहीं है, और वहाँ ट्रक पहुँच गया किसी ने रोका नहीं तो आप कहते बढ़िया बस बताओ ही ना किसी को क्या ज़रूरत है, बस माल उधर का उधर ही रह गया, आते ही नहीं। ई वे बिल कटा होगा तो आएगा ना माल वापस, पक्का सबूत उसके डिपार्टमेंट की साइट पे लोड करोगे, कल को डिपार्टमेंट इंक्वायरी भी कर सकता है माल कब आया वापस वहाँ से, नहीं तो वो सप्लाई माना जाएगा, वापस नहीं आया तो गया माल, सेल होगी फिर तो यानी ई वे बिल लगाना जरूरी है। प्रिंसिपल से जो वर्कर को इंटर स्टेट सप्लाई होता है, तो इंटर स्टेट सप्लाई होता है तो क्या लगाना पड़ेगा, ई वे बिल। हैंडीक्राफ्ट का माल जा रहा है एक से दूसरी जगह तो ई वे बिल लगाना पड़ेगा इंटर स्टेट में, सही है, बोलो। इसमें ना, इसमें आप लिख सकते हो राइट साइड में फर्स्ट पॉइंट के राइट में जॉब वर्कर में, प्रिंसिपल और जॉब वर्कर कैन जनरेट ई वे बिल। प्रिंसिपल और जॉब वर्कर, जो फर्स्ट पॉइंट है ना, सेंडिंग मटेरियल बाय प्रिंसिपल इंटरस्टेट फॉर जॉब वर्क, इसके राइट साइड में प्रिंसिपल और जॉब वर्कर कैन जनरेट ई वे बिल। एक जना कर ले कोई भी, वैसे ना ई वे बिल में रूल है सप्लायर या रेसिपिएंट में से कोई भी एक ई वे बिल जनरेट कर ले। सुनो, सिरसा से माल जा रहा है, सिरसा हरियाणा से माल जा रहा है सोनीपत हरियाणा, सिरसा हरियाणा से सोनीपत हरियाणा, सिरसा का व्यापारी रजिस्टर्ड है, सोनीपत वाला नहीं, तो कौन ई वे बिल जनरेट कर लेगा, सिरसा वाला। सिरसा वाला अनरजिस्टर्ड है, माल जिसको जा रहा है वो क्या है, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, तो ई वे बिल कौन जनरेट कर लेगा, सोनीपत वाला। वैसे ई वे बिल जनरेट करने की पावर किसको दी जा सकती है, ट्रांसपोर्टर को। रेसिपिएंट और सप्लायर चाहें तो ई वे बिल जनरेट करने की पावर किसको साइन की जा सकती है, ट्रक वाले ट्रांसपोर्टर को, थर्ड पार्टी को, वो भी जनरेट कर सकता है। ये जो सेकंड पॉइंट है ना हैंडीक्राफ्ट वाला, इसमें कह रहा है एग्जाम्प्ट है, इसके आगे लिख लो ब्रैकेट में, बट ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, बट ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, यानी इससे मीनिंग समझ आ जाएगा। अभी यहाँ तो लिखा है एग्जाम्प्ट है, सप्लाई एग्जाम्प्ट है, तो क्या हुआ, बट लिखो ब्रैकेट में, बट ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है। एक जो ये थर्ड पॉइंट है ना, थर्ड पॉइंट भाई सप्लाई नहीं है तो भी ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। एरो लगा के ऊपर ले जाओ पेज पे, नंबर 1 पॉइंट दे लो, थर्ड पॉइंट से एरो लगा के ऊपर ले जाओ, क्या लिखो, मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय व्हीकल, मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय व्हीकल, ग्रेटर का साइन लगा लो 50,000, मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय व्हीकल, ग्रेटर का साइन लगा लो 50,000, लिख लिया, मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय व्हीकल ओवर 50,000, हाइफन लगा के लिख लो। ई वे बिल इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ, ई वे बिल is compulsory required in case of goods transfer from godown to depot. E-way bill is compulsory required to be generated in case of goods transfer from godown to depot. गोडाउन है जहाँ पे रखा गया माल, डिपो है जहाँ से बेचा जाएगा, गोडाउन से डिपो जा रहा है तो भी क्या है, ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। पर मैं आगे जाके बताऊंगा, अगर 50 किलोमीटर के अंदर ही है फिर रहने दो। मान लो मेरा गोडाउन है 75 किलोमीटर दूर और मेरी जो दुकान है वो 75 किलोमीटर इधर, गोडाउन से डिपो पे आएगा ट्रक तो भी ई वे बिल ट्रक पे लगाओ, नहीं तो ऑफिसर पकड़ लेगा ट्रक रास्ते में, ठीक है ना। यानी शॉर्टकट में ये बात होगी कि अगर माल 50,000 से ज़्यादा कहना, 50 से ज़्यादा का व्हीकल में जा रहा है तो ई वे बिल लगाना पड़ेगा, चाहे ये सप्लाई या सेल नहीं है तो भी।
सप्लाई यानी सेल नहीं है तो भी ई वे बिल जनरेट करना पड़ जाता है। क्लियर ये बात। नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू डिटरमिन वैल्यू 50,000। ये बता चुका हूं, 50,000 गिनते वक्त जीएसटी भी जुड़ेगा। यस, इसके आगे लिख लो, इसके आगे भी लिख लो, एग्जम्प्ट सप्लाई इज नॉट इंक्लूडेड। फोर्थ पॉइंट की ब्रैकेट में इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी देखना है, वहां लिख लो ब्रैकेट में एग्जम्प्ट सप्लाई इज नॉट इंक्लूडेड, एग्जम्प्ट सप्लाई इज नॉट इंक्लूडेड, ब्रैकेट बंद। सही है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल कंसाइनमेंट और कंसोलिडेटेड कंसाइनमेंट। इंडिविजुअल कंसाइनमेंट और कंसोलिडेटेड कंसाइनमेंट क्या कहता है कि भाई ऐसा है, देखो एक चीज सुनना, मान लो राम ट्रेडिंग है, मोहन ट्रेडिंग है, अनिल ट्रेडिंग है, ट्रक एक है, ये ट्रक है, ट्रांसपोर्टर का नाम कौन है, ट्रांसपोर्टर कुशाल सिंह, कुशाल सिंह नाम का बंदा है ट्रांसपोर्टर जिसमें ट्रक में जा रहा है। इसका माल है इसके अंदर 25,000 का, इसका माल है इसके अंदर इंक्लूडिंग जीएसटी 20,000 का, इसका माल है इसके अंदर 15,000 रुपये का। सारों का टोटल करूं तो टोटल 60,000 का माल है। एक ट्रक में अलग अलग बंदों का माल है, तो माल की वैल्यू कितनी होगी टोटल 60,000। वो कह रहा है इंडिविजुअल कंसाइनमेंट अगर कंसोलिडेटेड 50,000 से ज़्यादा की हुई तो आपको वैल्यू 50 से ज़्यादा हुई तो आपको क्या है, चाहे इंडिविजुअल 50 से कम है, ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। समझे। एक ट्रक में टोटल 50 से ज़्यादा हो गया ना माल। देखो ट्रक बहुत बड़ा होता है, दिल्ली माल जाना है तो थोड़ा आपका माल, थोड़ा उनका सबका डाल के लेके जा रहा है वो, और टोटल माल की वैल्यू 50 से पार है, तो टोटल 50 से पार होगी तो इसका क्या कटना चाहिए, ई वे बिल। ऐसा है ई वे बिल ये सारे अलग अलग जनरेट करेंगे। देखो ये सारे ये अलग अलग जनरेट कर लेंगे। ट्रक वाला उन सबको कंबाइन करके एक सप्लीमेंट्री कंसोलिडेटेड बिल और बना सकता है। भाई अलग अलग तो इन्होंने अप्लाई कर दिया, ई वे बिल जनरेट कर लिए व्यापारियों ने, ठीक है। ट्रक वाला क्या कर सकता है, ट्रक वाला तीनों ई वे बिल के अगेंस्ट क्या बना सकता है, कंसोलिडेटेड बिल, क्योंकि वो तो खुद एक ही है ना, ट्रक तो एक ही है, वो पोर्टल पे कंसोलिडेटेड बिल जो है अपडेट करवा सकता है। चलो आगे, इसके आगे लिख लो, इसी स्पेस 50,000 वर्ड के आगे, ट्रांसपोर्टर कैन जनरेट कंसोलिडेटेड ई वे बिल, ट्रांसपोर्टर कैन जनरेट कंसोलिडेटेड ई वे बिल, ई वे बिल कंसोलिडेटेड जनरेट कर सकता है। नेक्स्ट, ई वे बिल इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ सप्लाई, कह रहा है ई वे बिल इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ सप्लाई। ये वो केस है जो सप्लाई, कहता है मूवमेंट में बी रिलेशन टू सप्लाई और फॉर रीजन अदर देन सप्लाई। एग्जाम्पल और केस जिसमें अदर देन सप्लाई माना जाता है, इन केसेस में ई वे बिल नॉट रिक्वायर्ड। आप ना लेफ्ट साइड में लिख लो या चारों को मिला के ना राइट साइड में स्पेस में लिख लो, ये 4 एग्जाम्पल है ना 1 2 3 4, मिला के लिख लो ई वे बिल नॉट रिक्वायर्ड, ई वे बिल नॉट रिक्वायर्ड। क्या चीजें ये, क्रेन जा रही है, मान लो क्रेन 70 किलोमीटर दूर जा रही है, क्रेन पे लगा दोगे क्या जीएसटी बिल? क्रेन कोई माल है क्या, बिक रही है क्या? हाँ, या तो ये को क्रेन जा रही है, बेची जा रही है तो जा रही है वहाँ। क्रेन तो अपना काम करने हुए, एक्सीडेंट हुआ है, कोई कार उठाने जा रही है 70 किलोमीटर दूर, क्या क्रेन पे जीएसटी बिल लगा दें, ई वे बिल लगा दें? क्रेन कोई सप्लाई हो रही है क्या? वो तो माल उठाने जा रही है। रोडवेज की बस जा रही है सिरसा से जयपुर, बस की सप्लाई है क्या? पैसेंजर के ऊपर वो सर्विस टैक्स जीएसटी देंगे, लेकिन बस के ऊपर भी वे बिल लगा दें क्या? बस तो जा रही है, बस बेची जा रही है क्या? बस खरीद बेच की जा रही होती तो बस अपने आप में गुड्स होती, या बस गुड्स नहीं है। बस तो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए मीन है। बस पे ना ही वे बिल लगा देना। कह रहा है बुलडोजर, बुलडोजर क्यों जा रहा है? हाँ जी, बुलडोजर, बुलडोजर जाता है ना, रोड रोलर कह लो, बुलडोजर कह लो, आ जाएगा करके। बुलडोजर तो किराए पे आ रहा है, आ जाएगा। कंबाइन मशीन काटने जा रही है, आ जाएगी। सीमेंट मिक्स करने वाली मशीन जा रही है, आ जाएगी। कहता है कंस्ट्रक्शन वाली साइट पे कुछ सामान जाता है, आ जाएगा। बट्ठल बाल्टियाँ जाते नहीं,
एक ठेकेदार 100 किलोमीटर दूर कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है, बट्ठल बाल्टियाँ और सामान, कस्सी और वो बहुत कुछ होता है उसके पास, वो ट्रक में डाल के ले जाता है, बाद में ले आएगा। सेल कर रहा है क्या? वो मिस्त्री है, वो सामान लेके जा रहा है, वापस ले आएगा। एग्जीबिशन में माल जा रहा है, वापस आ जाएगा। एग्जीबिशन में कोई ई वे बिल की ज़रूरत नहीं, सप्लाई भी वो तब माना जाता है जब वहाँ से बिकता है। इन चीज़ों में ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें ना एक लाइन कहीं स्पेस नीचे नीचे एरो लगा के लिख लो, एक लाइन, मूवमेंट ऑफ हाउस होल्ड गैजेट्स, मूवमेंट ऑफ हाउस होल्ड गैजेट्स बाय नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, मूवमेंट ऑफ हाउस होल्ड गैजेट्स by non-registered person, movement of household gadgets by non-registered person, no e-way bill required, no e-way bill required। समझिए, no e-way bill required, समझे। नेक्स्ट कह रहे क्या, रजिस्ट्रेशन ऑन ई वे बिल सिस्टम। ई वे बिल का सिस्टम क्या है? ई वे बिल पोर्टल पे जनरेट करना होगा, ऐसा होता है। इसका प्रोसीजर बताता हूं मैं, ई वे बिल कैसे जनरेट होता है। ऑन प्रोसीजर टू जनरेट, ICAI की बुक में बहुत अच्छे से समझा रखा है, सुन लो। ई वे बिल क्या, आपको जाना है ऑन ई वे बिल पोर्टल, ई वे बिल पोर्टल क्या, www.eWayBill.gst.gov.in। आपको इस साइट पे जाना है और ई वे बिल का पार्ट ए सबमिट करना है। पार्ट ए, ई वे बिल फॉर्म नंबर 1, फॉर्म है EWB ई वे बिल नंबर 1 सबमिट करना है। उसका पार्ट ए, पार्ट ए कौन सबमिट करेगा? टू बी सबमिटेड बाय इधर सप्लायर, 99% कौन सबमिट करता है? सप्लायर। और या सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो कौन कर देगा? और रेसिपिएंट। डिटेल सबमिट करनी है। फर्स्ट पार्ट में क्या डिटेल होगी? फर्स्ट पार्ट में डिटेल जो जाएगी, एक तो सप्लायर का और रेसिपिएंट का नेम, सप्लायर एंड रेसिपिएंट का क्या जाएगा? नेम और GSTIN वो जाएगा। नेचर ऑफ गुड्स ट्रक में कौन सी है? नेचर ऑफ गुड्स कौन सी है? वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है? अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई है, अगर प्रिंसिपल से जो वर्कर को जा रहा है तो सामान की वैल्यू लिख दो, टैक्स नहीं दूंगा। GST अमाउंट कितना है? GST अमाउंट एंड पेबल बाय सप्लायर या रेसिपिएंट, वो भी बता दो कौन देगा टैक्स, सप्लायर रेसिपिएंट। नॉर्मली सप्लायर रेसिपिएंट RCM में। और ट्रांसपोर्टर का नेम, कौन ट्रांसपोर्टर है। ऐसे लगभग पार्ट ए में दोनों का GSTIN नंबर, नेम चला जाएगा, सप्लाई की वैल्यू चली जाएगी, GST का अमाउंट, और मेन चीज एक और, इनवाइस नंबर तो जाएगा ही जाएगा। जो बिल काटोगे ना उसका इनवाइस नंबर तो जाना ही जाना है। इनवाइस बिल का नंबर जाएगा, ठीक है। प्लेस ऑफ ओरिजिन, हाँ और जाएगा यहाँ प्लेस ऑफ ओरिजिन, कहाँ से माल की सप्लाई शुरू होगी, और डेस्टिनेशन क्या है, एंड डेस्टिनेशन। प्लेस ऑफ ओरिजिन से डेस्टिनेशन, प्लेस ऑफ ओरिजिन से डेस्टिनेशन क्या है, वो क्या है, वो देना पड़ेगा। भाई मान लो माल पटियाला से चला और माल जाना कहाँ है, श्रीनगर, तो आपको ई-वे बिल के पार्ट ए में बताना पड़ेगा ओरिजिन कौन सा है, पटियाला, और डेस्टिनेशन कौन सा है, श्रीनगर। लास्ट डेस्टिनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा कुछ आपको देना है।
नेचर वगैरह। तो पता लगा पार्ट ए में क्या क्या जाता है, दोनों का जीएसटी एंड, दोनों सप्लायर रेसिपिएंट का नेम, ओरिजिन कहाँ से हो रही है जर्नी, कहाँ जाके एंड होगा डेस्टिनेशन, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टैक्स का अमाउंट, हु इज लायबल टू पे टैक्स, कौन देगा, बिल का नंबर, जो जीएसटी बिल है इनवाइस, वो आपको सब लगाना पड़ेगा। पार्ट ए कौन भरता है नॉर्मली, सप्लायर, लेकिन वो रेसिपिएंट को अलाउ कर सकता है, खासकर तब जब सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो नेचुरली रेसिपिएंट ही क्या करेगा, ये पार्ट ए सबमिट करेगा। पार्ट ए सबमिट हो गया, एक यूनिक नंबर जनरेट होगा ऑन सबमिशन ऑफ पार्ट ए ई वे बिल फॉर्म 01। आपने ये सबमिट कर दिया, चाहे सप्लायर ने, वैसे ना सप्लायर और रेसिपिएंट चाहें तो किसे ऑथराइज कर सकते हैं कि वो पार्ट ए भी किसको ऑथराइज कर दें, असाइन कर दें, ट्रांसपोर्टर को कि तू कर ले, वो भी कर सकता है। 99% ऐसा नहीं होता है, सप्लायर ये रेसिपिएंट ट्रांसपोर्टर को असाइन नहीं करोगे, पार्ट कर सकते हो। पार्ट ए सबमिट हो गया तो क्या जनरेट होगा वहां से, यूनिक नंबर विल बी जनरेटेड, एक यूनिक नंबर जनरेट होगा। इस यूनिक नंबर के बेस पे क्या सबमिट होगा, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिक नंबर, पार्ट बी इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। पार्ट बी सबमिट किया जाएगा। जनरली कौन सबमिट करता है पार्ट बी, जनरली बाय ट्रांसपोर्टर, जिसके ट्रक में जा रहा है ना उसकी ड्यूटी होती है पार्ट बी वो सबमिट कर दे। पार्ट बी में क्या देगा, नेचुरल सी बात है, वो ट्रक का नंबर देगा, ट्रक की डिटेल्स देगा और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देगा ट्रक का। ट्रक वाला पार्ट बी में क्या भरेगा, मेन तो अपना डिटेल भरेगा, और अगर वो भी रजिस्टर्ड है तो अपना जीएसटीएन भरेगा। वैसे रजिस्टर्ड ना हो ना, अगर कोई रजिस्टर्ड ना हो तो उसे टेम्परेरी ट्रांस इन मिल जाता है। इफ ट्रांसपोर्टर इज नॉट अ रजिस्टर्ड डीलर, रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो उस आदमी को टेम्परेरली वो अपना पैन नंबर बता दे, अपना आधार नंबर बता दे, मोबाइल ईमेल पे क्या देगा, मोबाइल मेल पे क्या देगा उसको ओटीपी, उससे उसको ट्रांस इन मिल जाएगा। टेम्परेरली उससे क्या मान लिया जाएगा, टेम्परेरली रजिस्टर्ड मान लिया जाएगा ई वे बिल भरने के लिए। उससे क्या इश्यू किया जाएगा, इश्यू ऑफ ट्रांस इन दे दिया, यानी उससे टेम्परेरी आधार ओटीपी के थ्रू और पैन नंबर के थ्रू टेम्परेरी डीम रजिस्टर्ड मान लिया जाएगा, तो ताकि वो क्या कर सके, पार्ट बी को अपडेट कर सके। पार्ट ए तो सप्लायर रेसिपिएंट ने भर लिया, वो भरने के बाद डिटेल क्या चलेगी वो बता दिया। अब क्या करना है, एक यूनिक नंबर आएगा, यूनिक नंबर के थ्रू कौन सा पार्ट भरा जाएगा, पार्ट बी। पार्ट बी भरने के लिए कौन किसको ऑथराइज कर दो आप, वो कौन भरेगा, ट्रक वाला। आपके ई वे बिल की पार्ट ए की डिटेल को यूनिक नंबर आ जाएगा, उसको यूनिक नंबर दोगे तो यूनिक नंबर डाल के वो क्या भर पाएगा, पार्ट बी। पार्ट बी में क्या डालेगा, वो अपने व्हीकल की डिटेल, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डिटेल डाल देगा, उस व्हीकल की अपनी डिटेल देगा। यानी पार्ट बी ना किससे रिलेटेड है, सामान समूह से नहीं, वो किससे रिलेटेड है, व्हीकल से रिलेटेड है। और कई बार ना माल ना एक ट्रक से दूसरे ट्रक में डाला जाता है तो पार्ट बी ही अपडेट किया जाता है। कई बार ना ड्यू टू नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है, मान लो एक ट्रक गया गुजरात, अब गुजरात से जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से केरला दूसरा ट्रक जाएगा, सिस्टम है, सीधा ट्रक नहीं जा सकता, बदल के जाएगा, ऐसा रूल है। तो भैया उसे बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट। ट्रांसशिपमेंट का मतलब ही क्या होता है, एक ट्रक से निकाल के माल, ट्रांसशिपमेंट, एक ट्रक से निकाल के माल दूसरे ट्रक में डाला जाएगा, ट्रांसशिपमेंट, एक ट्रक से दूसरे ट्रक में डाला जाएगा। ठीक है, ट्रांसशिपमेंट में क्या कहता है वो, भाई आप दूसरे ट्रक वाले बंदे को, ये पहले वाला ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, दूसरे वाले को साइन कर देगा कि पार्ट बी तू अपडेट कर दे भाई, पार्ट ए बी ए नहीं छोड़ने की जरूरत, पार्ट बी को अपडेट कर दो, तो अपने ट्रक की डिटेल दे दो। पॉसिबल है, यस।
यानी पार्ट बी की डिटेल को बार बार अपडेट किया जा सकता है। अगर ट्रक ट्रांसशिपमेंट के थ्रू माल दूसरे ट्रक में, दूसरे से तीसरे ट्रक में होता हुआ आगे जाना है, तो हर ट्रांसपोर्टर अपना पार्ट बी डाल देगा और डिटेल को क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। सही है, बोलो कोई डाउट? ठीक है, तो ये कह रहा है ट्रांसपोर्टर टू रजिस्टर ई वे बिल। पहले तो कह रहा है ई वे बिल का सिस्टम क्या है, GSTIN के थ्रू अगर एक अनरजिस्टर्ड बंदा है वो भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है। नॉर्मली ये ट्रांसपोर्टर की बात कर रहा है। नीचे सेकंड लास्ट इस पेज पे ट्रांसपोर्टर टू रजिस्टर ई वे बिल सिस्टम बताया ना, ई वे बिल जनरेट करना है। लास्ट काम पार्ट बी किसका है, पार्ट बी सबमिट करना किसका काम है, ट्रांसपोर्टर का। पैन आधार के थ्रू टेम्पररी रजिस्टर्ड हो सकता है। आप इसके नीचे ही लाइन लिखना, इसके अंदर ही, मतलब ट्रांसपोर्ट टू रजिस्टर ऑन ई वे बिल सिस्टम के अंदर ही लिखो। In that case 15 digit unique transporter ID generated। In that case भाई ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड नहीं है तो in that case 15 digit unique transport ID generated, जिसको यूज करके वो पार्ट बी भर पाएगा। यूनिक ट्रांसपोर्टर ID जनरेटेड, ID पासवर्ड मिल जाएगा जिसको यूज करके वो क्या है, ई वे बिल जनरेट कर पाएगा। यहाँ ब्रैकेट बनाना, क्या लिख दो यहाँ, कोल्ड ट्रांस इन। ये टेम्पररी जो आईडी है ना, ट्रांसपोर्टर आईडी, इसको क्या नाम दिया जाता है, ट्रांस इन। ट्रांस इन यानी ट्रांसपोर्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया फुल फॉर्म, ट्रांसपोर्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये पार्ट भी भरेगा ना। नीचे कह रहा है कॉमन पोर्टल का नाम बता रहा है कि पोर्टल कौन सा है जीएसटी का। पेज पे ऊपर ये जो सेकंड लास्ट वाला था ना, जो इसी से रिलेटेड पॉइंट नंबर 1 ऊपर एरो जाके लिख लो। ऊपर लाइन बनाओ पूरी, 1.5 लाइन है। इफ ट्रांसपोर्टर इज नॉट रजिस्टर्ड, इफ ट्रांसपोर्टर इज नॉट रजिस्टर्ड, ब्रैकेट में लिख लो हैविंग नो GSTIN, ब्रैकेट क्लोज। इफ ट्रांसपोर्टर इज नॉट रजिस्टर्ड, ब्रैकेट में हैविंग नो GSTIN, ब्रैकेट क्लोज। then also he can get enrolled at eway.gst.gov.in। he can get enrolled temporarily, लिख लो, he can get enrolled temporarily at ewaybill.gst.gov.in। यानी ई-वे पोर्टल पे क्या करा सकता है, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन करवा के ई-वे बिल जनरेट कर सकता है। नीचे बात लिखी थी, क्लियर? दो लाइनें और देखो इसी टॉपिक से रिलेटेड। पेज पे ऊपर ही स्पेस काफ़ी मिलेगा आपको, लाइन लगा के ना अगला पॉइंट बना लो। इसी टॉपिक, नीचे वाले टॉपिक को ही चेयरो लगा के ऊपर ले जाना। ये जनरेशन से रिलेटेड ही लिखो। इफ सप्लायर इज, बता चुका हूँ वैसे मैं, पर लिख लो क्योंकि बताया हुआ फिर भूल जाओगे, लिखा हुआ पढ़ लोगे रिवाइज हो जाएगा। इफ सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड पर्सन, इफ सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड पर्सन, देन if supplier is unregistered person, then recipient can generate e-way bill, then recipient can generate e-way bill, full stop। वैसे तो ई-वे बिल कौन जनरेट करता है, आगे लिख लो इसके, एज जनरली सप्लायर इज लायबल टू जनरेट ई-वे बिल, एज जनरली सप्लायर इज लायबल टू जनरेट ई-वे बिल। यानी मतलब समझ आया, वैसे तो जनरली सप्लायर ही ई-वे बिल जनरेट करता है, लेकिन सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो कौन जनरेट कर लेगा, रेसिपिएंट। रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो मैं तो कह ही रहा हूँ, सप्लायर रजिस्टर्ड है तो दोनों रजिस्टर्ड है तो कौन सबमिट करेगा, सप्लायर ही ना। सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं तो रेसिपिएंट को कह देते हैं आप। दोनों ही अनरजिस्टर्ड है तो, या दोनों ही नहीं चाहते, आगे लिखो। If supplier and recipient both, supplier and recipient both doesn't generate e-way bill, doesn't generate e-way bill, दोबारा सुन लो। If supplier and recipient both
doesn't generate e-way bill, then doesn't generate e-way bill, then transporter has to generate e-way bill, then transporter has to generate e-way bill before the commencement of movement of goods, before the commencement of movement of goods। ट्रक वाला समझदार है, वो तो पागल है, दोनों ने ई-वे बिल नहीं जनरेट किया, उसका ट्रक भी जब्त हो जाएगा अगर माल ले गया ट्रक में, तो वो समझदार है, उसे ई-वे बिल जनरेट करना चाहिए। दोबारा सुनो, रेसिपिएंट, इफ रेसिपिएंट एंड सप्लायर बोथ डजंट जनरेट ई-वे बिल, देन ट्रांसपोर्टर हैज टू जनरेट ई-वे बिल बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। कहानी समझ आ गई भैया, ई-वे बिल जरूर जनरेट करना है। ट्रांसपोर्टर कहता है साहब मैं तो खुद रजिस्टर्ड नहीं हूँ, जीएसटी आई नहीं, तो तेरे को टेम्परेरी रजिस्टर करते हैं, ट्रांसिन देते हैं तेरे को 15 डिजिट का, उसको यूज करके तू जनरेट कर, पार्ट ए भी तू भर, पार्ट बी तो तू भरता ही है। क्या करें फिर, इलाज क्या है, माल जब्त हो जाएगा, वरना मालिकों का से वो ले ले, माल का बिल ले ले, डिटेल वो भर दे वहाँ से देख के। वो कहते हम नहीं डिटेल देते तो ट्रक लेके भी ना जा, कल को तेरा ट्रक जब्त हो जाएगा, भागा फिरेगा। ई-वे बिल लगाना जरूरी है। नेक्स्ट पे कह रहा है स्टेप, स्टेप बता चुका हूँ। स्टेप क्या है, पार्ट ए ई-वे बिल 01 का इलेक्ट्रॉनिकली पोर्टल पे जाके ई-वे बिल पे कौन सबमिट करता है, सप्लायर। सप्लायर ना करे तो रेसिपिएंट, दोनों ही ना करें तो ट्रांसपोर्टर, 99% सप्लायर। और इससे क्या आता है, यूनिक नंबर। यूनिक नंबर को यूज करके क्या करोगे आप, पार्ट बी। पार्ट बी कौन सबमिट करता है नॉर्मली, ट्रांसपोर्टर। वैसे ट्रांसपोर्टर ना करे तो रेसिपिएंट सप्लायर। करना क्या है पार्ट बी में, ट्रक की डिटेल ही तो डालनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर। वैसे ट्रक वाले को दे दो, उसे अपने ट्रक की पूरी जानकारी है, वो डिटेल डाल देगा। जनरली थर्ड पॉइंट, जनरेशन ऑफ ई-वे बिल बाय, ये जीएसटीएन गलत लिखा है, ई-वे बिल पोर्टल कर लो इसकी जगह, जीएसटीएन गलत लिखा है थर्ड पॉइंट में, काट के उसकी जगह क्या लिख लो, ई-वे पोर्टल, ई-वे बिल पोर्टल। कहां पे जनरेट होता है ये, ई-वे बिल पोर्टल पे जनरेट होता है। उस पे डेट भी होती है, कितनी दिन वैलिड है वो भी लिखा होता है। वो वैलिडिटी तो किलोमीटर के हिसाब से बनती है ना। नीचे बता रहा है इंफॉर्मेशन पार्ट ए में कौन सी देनी है, बता चुका हूं। पार्ट ए सबमिट करेगा सप्लायर, या सप्लायर ना करे तो रेसिपिएंट। तो उसमें क्या डिटेल दी जाएगी, लिखवा चुका हूं मैं आपको, कौन कौन सी, ये सारी लिख लेना चाहिए, ये सारी डिटेल। सप्लायर, रेसिपिएंट का नाम, उनका जीएसटीएन, सामान की नेचर, वैल्यू ऑफ गुड्स, टैक्स का अमाउंट, ओरिजिन कहाँ से होना है, सप्लाई का डेस्टिनेशन कौन सा है, ठीक है, ट्रक वाला कौन है, ट्रांसपोर्टर, ये डिटेल जाती है। वैसे डिफॉल्टर को ई-वे बिल आउटवर्ड सप्लाई का काटना बैन कर दिया आजकल सरकार ने। डिफॉल्टर कौन, जिसने पिछले 2 रिटर्नों को भरा नहीं, या तो 3 भी नहीं भरी, या जीएसटीआर 1 नहीं भरी, या कॉम्पो डीलर है तो 2 क्वार्टर का टैक्स नहीं भरा। कौन ई-वे बिल जनरेट करेगा आउटवर्ड सप्लाई का, कंपोजिशन डीलर है जिसने सीएमपी 08 पे 18 तारीख को क्वार्टर के बाद टैक्स भरना होता है, 2 क्वार्टर का लगातार टैक्स नहीं भरा। आम डीलर है जिसने 2-3 भी नहीं भरी, 2-3 भी मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी। अगर छोटा व्यापारी है तो कैसे भरता है, क्वार्टरली, QRMP। बड़ा व्यापारी है तो कैसे भरता है, मंथली। तो 2-3 भी नहीं भरी, या 2 GSTR 1 नहीं भरी, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, आपकी जीएसटीएन ई-वे बिल पोर्टल वो कहां से डाटा ले लेगा, जीएसटीएन से डाटा ले लेगा कि ये बंदा डिफॉल्टर है, ब्लॉक कर दिया जाएगा आपको। ई-वे बिल जनरेशन से क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक। आईसीए की बुक को ठीक करेंगे हम, चेंज आ गया इसमें। क्या, पुराने टाइम में तो रिसीव भी नहीं कर सकता था। मान लो वंशिका ने डिफॉल्ट किया, 2 रिटर्न नहीं भरी, पुराने टाइम में क्या था, वंशिका माल खरीद भी नहीं सकती थी और बेच भी नहीं सकती थी। अब पता क्या है, बेच नहीं सकता। मान लो वंशिका ने 2 रिटर्न नहीं भरी, तो वंशिका कशिश से खरीद तो सकती है, हाँ। ट्रक ट्रांसपोर्टर ने रिटर्न नहीं भरी, कोई बात नहीं, सप्लायर ऑफ आउटवर्ड गुड्स सप्लाई नहीं हो सकते आप, बस। यानी आपके यहाँ से माल बिकेगा नहीं, लेकिन खरीद सकते हो आप, समझ गए। जिसका जीएसटीएन सस्पेंडेड है, ई-वे बिल जनरेट करने से ब्लॉक कर रखा है, वो खरीद सकता है माल, वो आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकता। पहले तो खरीद भी नहीं सकता था, इनवर्ड सप्लाई अलाउड है, खरीद सकते हो आप, लेकिन रिटर्न ना भरने पे आप ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाओगे, सप्लाई नहीं कर पाओगे, आउटवर्ड सप्लाई, उस पर रोक है। समझ आया। इस चीज को नीचे समझा रहे एग्जाम्पल देके 390 नंबर एग्जाम्पल में।
कि दिल्ली का एक व्यापारी है, बच्चों का सामान खिलौने बेचता है, रेगुलर डीलर है, उसने 2-3 भी नहीं भरी, तो ये आदमी ई वे बिल नहीं काट सकता, सप्लाई नहीं कर सकता। कोई इसको सप्लाई करे तो वो कर सकता है, कर सकता है। वो ई वे बिल काट सकता है, यस। ये आउटवर्ड सप्लाई का ई वे बिल नहीं बना सकता। 138 ई रूल है ये बता रहा है। ब्लॉक आउटवर्ड सप्लाई को किया गया है, इनवर्ड को नहीं। बार बार ये चीज याद दिला रहा है, सही है ना। अगले पेज पे दोबारा लिखना है, देख लो 317 पे। इन अदर वर्ड्स, ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी ब्लॉक की जाएगी एनी आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए, वो एलिजिबल नहीं होगा। इनवर्ड के लिए नहीं रोका, मैं बार बार कह रहा हूं। इसी एग्जांपल में रिटर्न एस ने नहीं भरी, तो एस नहीं माल सप्लाई करता, कोई और तो एस को सप्लाई कर सकता है, हाँ कर सकता है। ये एग्जांपल दिए गए हैं बार बार, ठीक है ना। बाकी कमिश्नर को अपील करो, सर मेरी प्रॉब्लम समझो, मैं रिटर्न भर दूंगा, मुझे ई वे बिल जनरेट करने की पावर दे दो, तो कमिश्नर अप्लाई करने पे अलाउ कर सकता है। पर ई वे बिल 05 पे एप्लीकेशन ऑफिसर की परमिशन, ई वे बिल 06 याद रखने की जरूरत नहीं है नंबर, बस एप्लीकेशन कमिश्नर को दो, वो ई वे बिल जनरेट करने की पावर दे सकता है। पार्ट बी में क्या डिटेल होती है? ट्रक की डिटेल होती है, वही डिटेल होती है पार्ट बी में। ट्रेन में और प्लेन में तो पार्ट बी चाहिए नहीं, ट्रकों में चाहिए होता है, रोड से जाते हैं तो। यूनिक ई वे बिल नंबर क्या होता है? जब ये पार्ट बी सबमिट हो जाएगा तो एक नंबर आ जाएगा ई वे बिल का, वो क्या है ई वे बिल पे दिख रहा होगा, और कोई भी ई वे बिल पोर्टल पे डाल के चेक कर सकता है कि हाँ ये ई वे बिल कहाँ से कहाँ माल जाने के लिए कटा है, ऑफिसर भी कर सकता है। क्लियर? कल देखते हैं आगे।